देखेंगे सबसे पहले स्थानीय सरकार क्या होती है। ठीक है, तो स्थानीय सरकार जिला एवं उसके निचले स्तर पे काम करती है। कहाँ पे काम करती है? तो स्थानीय सरकार की बात करेंगे जिला। ध्यान से समझिएगा, बीपीएससी में 1 से 2 नंबर यहाँ से आते हैं और हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते रहे। ठीक है, तो स्थानीय सरकार की बात करेंगे जिला एवं उसके निचले स्तर पे काम करती है। ठीक है, यह सरकार जो होती है आम नागरिकों के सबसे निकट होती है। मान लीजिए स्थानीय सरकार मुख्यतः आपको गांव में देखने को मिलती है या फिर मतलब शहरों में भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि स्थानीय सरकार में। ठीक है, उसका एक पार्ट जो होता है आपका नगर निगम मेयर बन सकता है, उसका एक पार्ट होता है। ये सरकार जो होती है लोगों को मतलब क्या होती है, सबसे मतलब निकट होती है। अगर मान लीजिए गांव के लोगों को कोई काम लगेगा तो मतलब पटना मुख्यमंत्री के पास या फिर दिल्ली नहीं जाएंगे। ठीक है, उनके लिए सबसे जो हम्म। नजदीक की जो सरकार होगी उनकी बातों को वही मतलब आगे अग्रसर कर सकती है। ठीक है, तो स्थानीय सरकार जो होता है आम नागरिकों के मतलब क्या होती है, सबसे अधिक नजदीक होती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो यह इस धारणा पे आधारित है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोगों के आवश्यक घटक है। ठीक है, अब देखेंगे स्थानीय सरकार जो होती है वो अपने लोगों के लिए मतलब क्या कर सकती है, बेहतर सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? बेहतर मतलब क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान में रखेंगे स्थानीय सरकार जो होती है वो मतलब लोगों को बेहतर तरीके से मतलब समझती है। डेट मीन्स अगर हम बात करेंगे तो आप हमें ये बताओ, आपको गांव का जो मुखिया जो है वो आपको ज्यादा बेहतर समझ सकता है कि आपने लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के आपने जो मतलब मुख्यमंत्री को बना वो आपको अच्छा समझ सकता है? तो गांव के मुखिया जब अच्छा। चाहेंगे तब आपको मिल सकता है। तो स्थानीय सरकार स्थानीय हित लोगों के लिए मतलब क्या होता है, आवश्यक घटक होता है। ये आपको ध्यान में रखिएगा। साथ में अगर बात करेंगे तो कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लोग स्थानीय सरकार से बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय सरकार लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, लोगों के पास होते हैं, इसलिए मतलब उनसे हमारा जो संपर्क जो होता है ज्यादा मतलब क्या होता है बेहतर होता है। ठीक है, वो निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय हम्म। सरकार के हिस्सा की बात करेंगे तो वहां के मतलब लोग भी होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हो गया, स्थानीय सरकार को हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पे देखोगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो प्राचीन काल में स्थानीय सरकार हमको कहीं पे दिखती थी कि नहीं दिखती थी? तो सबसे पहले आप देखेंगे प्राचीन काल में ग्रामणी शब्द आपको देखने को मिलता है, जो कि वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण ग्राम पदाधिकारी होता था। ठीक है, सभा शब्द आपको देखने को मिलता है, तो ये भी देखेंगे। सभा की बात करेंगे तो ये देखिए कृषि मामलों पर चर्चा के लिए सभा होती थी। समिति होती थी जो कि न्यायिक शक्तियों वाली सभा होती थी। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपको प्राचीन में ही आपको देखने को मिलते हैं। जैसे वैदिक काल में महत्वपूर्ण ग्राम पदाधिकारियों को ग्रामणी कहते थे, सभा होती थी, समिति होती थी। ये शब्द कहीं ना कहीं कहाँ से मतलब ये प्राचीन काल से सारे के सारे शब्द जो है लिए गए हैं। जब आप मध्य काल में आते हैं, मेडिवल के फेज में आते हैं, तो आप देखेंगे केंद्रीय शासन को बढ़ावा दिया गया और स्थानीय शासन में मतलब क्या होगी, गिरावट आती है। ठीक है, आप देखेंगे क्या होगा ना, मेडिवल पीरियड में जब आएंगे तो यहाँ पे केंद्रीय शासन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा और स्थानीय शासन में गिरावट होगी। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो केंद्रीय शासन में जो शासक जो होंगे वो मतलब क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएंगे। जब शासक जब मजबूत होगा तो स्थानीय शासन में मतलब क्या आ जाएगी, गिरावट आपको देखने को मिलेगी। हालांकि केंद्रीय हम्म। प्रशासन का अधिक प्रभाव केवल जिला स्तर तक ही रहा, ग्रामीण समुदाय की व्यवस्था अस्तित्व मतलब जो था बना हुआ रहा। जब मेन प्रश्न जो हमको आता है ब्रिटिश काल में, ठीक है, मेन प्रश्न क्या आएगा, तो ब्रिटिश काल का, ब्रिटिश काल में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रिटिश काल में तो 1816 के, ठीक है, 1816 के विनियम ने कुछ प्रांतों में गांव पंचायतों को न्यायिक अधिकार प्रदान किया था। सबसे पहले 1816 में आप देखोगे तो 1816 के विनियम ने कुछ प्रांतों में गांव में पंचायतों का न्यायिक अधिकार मतलब क्या किया, प्रदान किया। लेकिन सबसे अधिक जो फेज आपको निकल कर आता है 1870। ठीक है, 1870 में मेयो के रेजुलेशन द्वारा स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और जिम्मेदारी में वृद्धि करके उनके विकास की गति दी गई। ठीक है, तो मेयो का बहुत बड़ा योगदान था स्थानीय स्वशासन को मतलब आगे बढ़ाने में। ठीक है, आगे चलकर रिपन का भी निकल कर आएगा, लेकिन अभी मेयो के बारे में देखते हैं। बंगाल ग्राम चौकीदारी अधिनियम 1870 ने जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त करके उन्हें किसी भी गांव में पंचायत गठित करने का मतलब अधिकार दिया। ठीक है, तो बंगाल ग्राम चौकीदारी अधिनियम 1870 आपको ध्यान में रखिएगा। इसमें जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त करके उन्हें किसी भी गांव में पंचायत गठित करने का मतलब क्या किया, अधिकार दिया। अब आते हैं स्थानीय स्वशासन का पिता भारत में किसे जानते हैं, क्या बताएंगे? भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से किसे जानते हैं? रिपन। किसे?
रिपन साहब को, किसे जानते हैं? लॉर्ड रिपन साहब को, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन पर रेजुलेशन 1842 82 के द्वारा, इसको लॉर्ड रिपन के रेजुलेशन के द्वारा उद्देश्य प्राचीन भारत के स्थानीय स्वशासन प्रणाली के नींव पर स्थानीय स्वशासी संस्थानों का निर्माण किया गया। इसीलिए रिपन साहब को स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में भी जानते हैं, मतलब इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की थी। उसके बाद आवाज नहीं जा रही थी क्या? हेलो। नहीं सर, आवाज अरे नहीं मैं आ रही। बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बंगाल ग्राम चौकीदारी अधिनियम 1870 ने जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त करके उन्हें किसी ग्राम में पंचायत गठित करने का अधिकार दिया। उसका स्थानीय स्वशासन पे रेजुलेशन 1882 में आता है। लॉर्ड रिपन के रेजुलेशन के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन भारत के स्थानीय स्वशासन प्रणाली के नींव पर स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का मतलब निर्माण करना। फिर आप देखोगे मार्ले मिंटो सुधार आती है 1909। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन लाया जाता है 1960 में। रॉयल कमीशन था, उसी के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार 1909 में विकेंद्रीकरण किया जाता है। तो 1960 की सिफारिशों को शामिल किया गया। इसके कारण भारत सरकार के स्थानीय स्वशासन की संरचना में चुनाव प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? विस्तार हुआ, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे 1919 में। 1919 में क्या होता है? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्प्सन सुधार ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1919 में की जाती है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्प्सन सुधार कहते हैं, जहां स्थानीय शासन की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में ये सारे विस्तार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रिपन का रेजुलेशन कब आया था? रिपन का रेजुलेशन कब आया था? 1882। 1882 में, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने रेजुलेशन कब घोषित किया था, जो कि स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और जिम्मेदारी को वृद्धि की गई थी? 1800 1870 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पंचायती राज का विकास क्रम क्या था। 1882 में स्थानीय स्वशासन का रेजुलेशन आता है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्प्सन सुधार में भी इसका विकास किया गया। और 1938 में द ऑड एक्सपेरिमेंट किया गया, ध्यान में रखेंगे। 1940 में अनुच्छेद 40 को भारत के संविधान की बात करेंगे, ठीक है, मतलब बहुत पहले शामिल हो गया था, ठीक है। अनुच्छेद 40 वगैरह को ये 1940 में ही इसको मतलब क्या किया गया था? शामिल किया गया था। 1957 में क्या है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? याद कीजिएगा, पहला राज्य कौन बना पंचायती राज समिति को अपनाने वाला, पंचायती राज संस्था को अपनाने वाला? तो राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश को राजस्थान। लेकर कभी कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? राजस्थान आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम्म, क्या ध्यान रखना है? तो राजस्थान आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। याद इसको रखिएगा। अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज हो गई। जीवे के राव समिति कब आई थी? जीवे के राव समिति, जीवे के राय 1985। समिति कभी 1985 में जीवे के राय समिति आई थी। सिंघवी समिति कब आई थी? एल एम सिंघवी समिति, ठीक है, 1986। 1986 में आई थी। 73वां 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। 1992। ये सारे के सारे चीजें जो है पंचायती राज्य के मतलब क्या है? विकास क्रम से मतलब क्या है? संबंधित है, ठीक है। सारे के सारे पंचायती राज्य के विकास क्रम से संबंधित। मैं अभी पूरा आर्टिकल्स भी कराऊंगा, जो कि प्रश्न जो पूछे जाते रहे एग्जाम में। आप देखेंगे क्या होता है। अरे इनका मैं क्यों कर रहा? माइक बंद करके रखिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या? भारत का संविधान के बारे में देखेंगे तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का प्रावधान है। स्थानीय सरकार राज्य सूची का एक विषय है, ठीक है। अगर पूछेगा स्थानीय सरकार किसकी विषय है? राज्य सूची की विषय है, संघ सूची का विषय है, या फिर संवर्ती सूची का विषय, तो क्या बताएंगे? तो ये आपको राज्य राज्य सूची का सूची आपको का। विषय आपको देखने को मिले। जितने भी नए लोग आ रहे हैं, ठीक है, होमवर्क ग्रुप में एक चैनल का लिंक होगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की सारी अपडेट, सारी पीडीएफ, ठीक है, कैसे कैसे क्लास होती है, किस क्लास का कौन सा पीडीएफ है, आपको वहीं पे आपको मिलेगा। इसीलिए सभी लोग मतलब उसको ज्वाइन करते रहे, ठीक है। तो 73वां 74वां संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायती राज तो पहले से ही था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा की बात करेंगे तो 73वां 74वां संविधान संशोधन में इनको क्या दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा इनको दे दिया गया, ठीक है।
बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले बताई 1957 में आई थी, पता ही था। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कामकाज की जांच करने के लिए इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक योजना की सिफारिश की। इसमें ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों सहित एक त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। अगर पूछा जाएगा तो पंचायती राज व्यवस्था को मतलब बलवंत राय मेहता समिति जो अनुशंसा की तो कितनी स्तरीय थी, तो त्रिस्तरीय थी। कितनी स्तरीय थी? त्रिस्तरीय थी। जबकि दो त्रिस्तरीय। स्तरीय किसने बताया था? टू स्तरीय किसने विकास दिया था? दो स्तरीय अशोक मित्र ने। बिल्कुल अशोक मेहता समिति की बात करेंगे, दो स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे, तीन स्तरीय। ठीक है। अब बात करें बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा को सबसे पहले अपनाने वाला जो था राज्य जो था राजस्थान था। कौन था? राजस्थान इस प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य बना। अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो इस समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में बदला जाना चाहिए। कितने? टू टायर सिस्टम की बात करेंगे तो किसने बताया था? तो अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय। ठीक है। इसने क्या, जिसने जिला स्तर पे जिला परिषद और इसके नीचे स्तर पे ठीक है मंडल पंचायत हो। ठीक है। तो इन्होंने नीचे स्तर पे मंडल पंचायत की बात की थी, ग्राम स्तर पे इन्होंने मतलब हटा दिया था। ठीक है। समिति ने न्याय पंचायत की भी सिफारिश की थी। ठीक है। तो दो स्तरीय देखिएगा, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, थ्री टायर सिस्टम की बात की थी। ठीक है। उसके बाद जीवीके राव समिति आती है। जीवीके राव समिति कब आएगी? कब आएगी बताइए? अभी तो बताए। 85 सर, 1985। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1985 में। अशोक मेहता समिति कब आएगी? 1977। बिल्कुल 1977 में। ठीक है, 1977 में अशोक मेहता समिति है। जीवीके राव समिति की बात करेंगे तो 1985 में है। बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे तो 1957 में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे। सिंघवी समिति की बात करेंगे तो कब था सिंघवी समिति? 1986 में। 1986। ठीक है, 1986 में सिंघवी समिति होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जीवीके राव समिति जो था, इसने कहा समिति ने जिला कलेक्टर के विकासात्मक भूमिका कम करने और पीआरआई को पीआरआई ठीक है वो प्रमुख भूमिका देने की मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हुआ इसका मतलब। ठीक है। सिफारिश की थी। जिला विकास आयुक्त का पद बनाए जाने की सिफारिश की थी। ठीक है, जिला विकास आयुक्त, जिसको आई थिंक डीडीसी शायद कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शायद डीडीसी होता है। ठीक है, ये आईएएस होते हैं। ठीक है, आईएएस होते हैं। आप चलेंगे एलएम सिंघवी समिति की बात करें, 1986 में आया था। लोकतंत्र और विकास के लिए पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पुनः उद्धार की सिफारिश करने के लिए नियुक्ति की गई थी। इसने सुझाव दिया कि पीआरआई को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले सिंघवी समिति ने बोला से भाई साहब पंचायती राज को मतलब क्या करना चाहिए? संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। आप देखोगे इस प्रकार 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में संसद के द्वारा पारित किया गया और 20 अप्रैल 1993 को इससे मतलब स्वीकृति मिल गई। ठीक है, 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति मिल गई। लेकिन पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते पंचायती राज दिवस? ठीक है, 24 24 अप्रैल। अप्रैल को मनाते। बिल्कुल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पंचायती लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या है। ठीक है, अब यही प्रश्न आपको पूछ दिया जाएगा तो आपके पास टॉपिक पता रहेगा तो आप उसको एक्सप्लेन करके मेंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक चेतना के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की मतलब लोकतंत्र में भूमिका है। सर इसने स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को नेतृत्वकर्ता बनने के रूप में प्रेरित किया है। अब बाले आपके विकास का काम कौन कर सकता है? आपके विकास का काम आपके टोला में रहने वाला, आपके घर के आसपास रहने वाला एक व्यक्ति कर सकता है, या फिर वैसा व्यक्ति कर सकता है जो कि आपको जानता ही नहीं, आपसे मिला ही नहीं। कौन कर सकता है बताइए? तो आपके आसपास जो रहने वाले जानता है। लोग हैं वही कर सकता है। बिल्कुल, आपको अगर मिलना अगर होगा तो गांव के मुखिया से बहुत जल्दी मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको मुख्यमंत्री से मिलना आपके लिए आसानी होगा। कौन आपकी बातों को आसानी से पहुंचा सकता है? कौन पहुंचा सकता है? बिल्कुल, तो गांव का मुखिया जो होगा वो मुख्यमंत्री। आपको पहुंचा सकता है। आपको मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ठीक है बहुत अधिक मतलब आपको मतलब चीजें मतलब वो बरतनी पड़ेगी, लेकिन एक मुखिया से मिलने के लिए आप उठ के जाएंगे, मिल जाएंगे, जो समस्या होगा उनको सुनाएंगे। तो इसलिए पंचायती राज जो संस्था की जो स्थापना जो की गई तो उसे बहुत सारे लोगों का नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया। ठीक है,
दूसरी बार पंचायती राज संस्थाएं की बात करें तो महिलाओं के सशक्तिकरण में भी वृद्धि करता है, क्योंकि जब इनको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया 1992 में, तो इसमें कम से कम 1/3 सीटों पे महिला के सीट को मतलब आरक्षित किया गया। मतलब कम से कम 1/3 मतलब 33% सीट पे मतलब महिलाएं होनी ही 33%। चाहिए। लेकिन ये राज्य सूची का विषय है और आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी आपको देखने को मिलता है। तो राज्य अगर इसे चाहे इसे अधिक मतलब आरक्षण देना तो वो भी दे सकते हैं। जैसे बिहार सरकार ने 50% आरक्षण दिया। कितने प्रतिशत है? 50% है ना? पंचायती राज हाँ में सर। बिहार में आरक्षण 50%, ठीक है, हाँ सर, पचास उत्तर में प्रतिशत है, पहला ठीक है। राज्य है। हाँ, लेकिन कम से कम 33% देना ही पड़ेगा, संवैधानिक नियम है। लेकिन अगर इसको बढ़ाना चाहे तो राज्य सरकार बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ा सकती है? क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही पार्ट है और राज्य सूची का विषय है, तो स्टेट इसके लिए बैटिंग करने के लिए फ्री है, ठीक है। लेकिन 33% से कम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कानूनी प्रावधान है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक संस्थाओं और कार्य प्रणाली को मजबूत बनाने में भी इनकी भूमिका होती है। कानूनी जैसे कानूनी न करके संवैधानिक भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लोकतांत्रिक प्रबंधन के नेतृत्व की नई पीढ़ी को प्राप्त अनुभव से विधायी बहस की गुणवत्ता और अन्य उच्च स्तरीय संस्थाओं के कामकाज के स्तर में मतलब वृद्धि भी हुई है इससे। योजना और विकास में भूमिका देखने को मिला है। पंचायती राज आने के बाद पंचायती राज संस्थानों को योजना विकास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि योजना और विकास की इकाइयों के रूप में चाहे वो जिला हो या फिर निचले स्तर की इकाई हो, पंचायती राज संस्थाओं ने इसे महत्वपूर्ण मतलब क्या किया है, योगदान दिया है, ठीक है। स्थानीय मांगों के लिए आवाज उठा गया है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं एक और संसद और राज्य विधानमंडल को तो दूसरी ओर स्थानीय निकायों का परस्पर जोड़ने वाली कड़ी बन गई है। अब मान लीजिए आपको सड़क बनाना है, ठीक है, सड़क बनाने की जिम्मेवारी, गांव में सड़क बनाने की जिम्मेवारी, ठीक है, अगर चालू सड़क है जो कि मेन रोड पे कनेक्ट करते हैं, राज्य सरकार की होती है। देखिए राज्य सरकार तक आप डायरेक्ट को बात को अपने राइज नहीं कर सकते, तो पंचायती राज्य के जो मतलब जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से अपने बातों को उनसे पहुंचा सकते हैं ताकि आपकी प्राथमिकताओं पर मतलब ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो कह सकते हैं जिससे संबंधित सदस्य किसी योजना के उद्देश्य और उनकी प्राथमिकताओं पर विचार का आदान प्रदान करने में भी सक्षम हो गए। तो स्थानीय मांगों के लिए भी आवाज उठाने में मतलब पंचायती राज संस्थाएं मतलब मददगार हुई। आप देखेंगे कुछ मतलब प्रशासनिक संस्थाएं, कुछ नागरिक कार्य से ग्रामीण स्वच्छता की बात करेंगे, सार्वजनिक व्यवस्था की बात करेंगे, जैसे कि गांव में स्ट्रीट लाइटिंग लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है पीने के लिए, गांव का सड़क हो गया, पुलियों का रख रखाव हो गया, ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन आदि पंचायती राज निकायों के द्वारा ही मतलब किए जाते हैं। इन सारे चीजों का प्रबंधन करना किसकी जिम्मेवारी होती है? तो पंचायती राज संस्था का ही जिम्मेवारी होता है, ठीक है। पदानुक्रम को तोड़ना, पंचायती राज एक शक्तिशाली उपकरण बन गया जहां जातिगत और स्थानीय हितों में परस्पर टकराव एवं संवाद देखने को मिलता है। ये आगे समझौता करके विभिन्न मुद्दों तक आम सहमति पहुंचाने का मतलब काम करता है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है पंचायती राज्य में, वो 73वां और 74वां संशोधन हमारे लिए होता है। तो 73वां संशोधन के द्वारा, ठीक है, ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज्य को, ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके लिए प्रावधान क्या क्या देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे 73वां संविधान से एक परिचय देखेंगे। ग्राम सभाओं का गठन किया जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का निर्माण होगा। कितना? त्रिस्तरीय, ठीक है। चुनाव किस प्रक्रिया से होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होगा। कैसे चुनाव होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होगा। बोलोगे सर प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? तो इस चुनाव में आप डायरेक्ट अपने कैंडिडेट को आप चुन सकते हैं, ठीक है। क्या चुन सकते हैं? डायरेक्ट अपने कैंडिडेट को मतलब आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? ठीक है, तो 21 साल होगी। कितनी होगी न्यूनतम आयु? 21 साल होगी न्यूनतम। लेकिन वोट देने के लिए न्यूनतम आयु वही 18 साल ही है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति इसमें जैसे संसद का चुनाव लड़ेंगे तो उसमें आपकी 25 साल आयु होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु की बात करेंगे तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए, स्थानीय स्वशासन का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो मात्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन बात करें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझ लीजिए। महिलाओं के लिए तो सीधे बोल दिया कम से कम 33% सीट होना चाहिए। तो क्या पंचायती राज संस्थाएं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है? तो बिल्कुल है। लेकिन कैसे है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे सारी प्रक्रिया जो कि चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होगी? तो सेंट्रल
इलेक्शन सॉरी, नो को। नो को। नो। नो। 29। 29 है। 29। 29। हम्म। महिला को। महिलाओं को। हम्म।
हम्म, successful. जब शपथ लेते। हम्म, इक्कीस वर्ष। सर इस मैकेनिज्म के आधार पे, मतलब इस मैकेनिज्म के आधार पे वन इलेक्शन, मतलब जो है ना सर, वो वाला लागू हो सकता है ना मे। मतलब इस मैकेनिज्म से शामिल हो सकता है।
243। हम्म। आई में। ओके में। हम्म। नहीं सर।
शेड्यूल एरिया। जी। अभी झारखंड में तो अभी झारखंड में शायद मतलब वो सर्वे के लिए कुछ बोला था हेमंत सोरेन। और शायद 1933 के आसपास जो हुआ था उसी को बेस, हाँ, उसी को बेस बनाया जाएगा।
सत्रह में ना
जिनको मतदाता सूची में नाम होता है। उन्नीस सौ अट्ठासी में है सर, 1988 में। जी। तो 1900 एल एम सिंघी का 1986 है, सही। ठीक। जी जी।